वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म मीन्स संघवाद का पार्ट 2। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर भी हम पहले कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, कहानी की तरह समझेंगे, फिर इसके सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ करेंगे और हर वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट करेंगे जिससे कि हम यह जांच पाएँ कि हमें कितना समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, फेडरलिज्म पार्ट 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने संघवाद, संघीय शासन के गठन के 2 तरीके, संघवाद की विशेषताएं, ये सब कवर कर लिया। अब हम इस पार्ट में भारत में संघवाद की कहानी और उसी कहानी में केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य व समवर्ती सूची, भारत में विकेंद्रीकरण और 73वें और 74वें संशोधन को बारीकी से जानेंगे कि आखिरकार ये सारी विशेषताएं थी क्या और ये कहानी की तरह कैसे भारत में धीरे धीरे आती गई। शुरुआत करेंगे हम एक बार दुनिया में संघीय व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कि पूरी दुनिया में कितने लगभग देश हैं जो संघीय व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और कितने एकात्मक को। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है ये एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाता है। ये सारी कंट्रीज़ एकात्मक शासन व्यवस्था यूनिटरी वाली हैं। इनमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, जो ही पावरफुल है। लेकिन अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो रेड कलर से जो शो किया हुआ है वो संघीय है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है इन सब एरियाज़ में, और भारत भी इसी में है। फिर हम अब स्टार्ट करेंगे कहानी, मतलब संघवाद की कहानी, जो कि संविधान के लागू होने से लेकर के अब तक की है कि कब कब संघवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे देश में आती गई। स्टार्ट करेंगे संविधान के लागू होने से। तो पता होना चाहिए आपको कि हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो जब संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन, जो 3 लेवल हम संघवाद में पढ़ते आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति थी पहले उसको समझते हैं। तो जब संविधान बन रहा था तब हमारे संविधान निर्माताओं को लगता था कि केंद्र सरकार को ही मजबूत बनाना चाहिए और वैसा ही उन्होंने किया। पर ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि संविधान निर्माण 1950 के आसपास हुआ, उसके पहले हम लंबे टाइम तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे। अब हमारे संविधान निर्माताओं को यही डर था कि कहीं हम फिर से गुलाम ना बन जाएं। तो उसके लिए हमारे देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को मजबूत बनाना चाहिए, उस पर ही फोकस करना चाहिए। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले 2 लेवल की ही सरकारें बनाई, केंद्र और राज्य, जिनमें से केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया, ज़्यादातर पावर उसको दी ताकि वो देश को एकजुट बनाए रख सके और फिर से कोई दूसरी शक्ति हमारे देश में आकर के गुलाम न बनाए, ताकि वो उससे सक्षम हो, इसीलिए उसको मजबूत बनाया गया। अब स्थानीय शासन का क्या रहा? तो स्थानीय शासन पर डिस्कशन तो हुआ। गांधी जी और उनके समर्थक जो थे वो तो चाहते थे कि स्थानीय शासन आए। स्थानीय शासन होता क्या है? गांव के लेवल का जो शासन होता है। केंद्र सरकार तो पूरे देश की सरकार हो गई, राज्य सरकार जो हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकार हो गई। तो ये तो देश लेवल की और राज्य लेवल की हो गई। एक गांव लेवल की सरकार को स्थानीय शासन कहते हैं। मतलब एक गांव में भी चुनाव हो, वहाँ के मुखिया को चुना जाए, उसको सरपंच कहा जाता है। ऐसे ही जो छोटे छोटे नगर हैं उनके लिए अलग से चुना जाता है पार्षद। जो काम इधर सरपंच के हैं वही काम उधर पार्षद, काउंसलर के हैं। तो ये जो गांव लेवल और छोटे नगर लेवल पर जो स्थानीय शासन होता है, लोकल गवर्नमेंट, इस पर भी डिस्कशन हुआ था संविधान निर्माण के दौरान। तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो इसके पक्ष में नहीं थे और उनकी सोच भी सही थी। उनकी सोच ये थी कि अगर हम अभी से ही स्थानीय शासन बना देते हैं, गांव लेवल पर चुनाव करवा के किसी को मुखिया बना देते हैं और उसको पावर दे देते हैं, तो उसमें गांव के गरीबों का नुकसान था। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही 1950 की और उस टाइम पर गांव में जात पात का बोलबाला था, ऊंच नीच जातों को माना जाता था। तो जो अपने आप को उच्च मानते थे, जो बड़े ज़मींदार लोग थे, जो पैसे वाले थे, वो वैसे ही लोगों को, गरीबों को दुखी कर रहे थे। अब हम चुनाव करवाएं तो जीतेगा कौन? वही अमीर लोग। सरपंच कौन बनेगा? वही लोग। तो वो बिना पावर के ही लोगों को दुखी कर रहे थे, अब उनको सरपंच बना दोगे तो और ज़्यादा दुखी करेंगे। तो
इस सिचुएशन में स्थानीय शासन को उस टाइम पर छोड़ दिया गया। कहाँ लिख करके छोड़ दिया गया? अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान निर्माण के दौरान स्थानीय शासन को किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 40 में। आगे बढ़ते हैं। तो स्थानीय शासन को तो छोड़ दिया गया, लेकिन केंद्र राज्य को तो बनाया गया। फिर केंद्र राज्य के बीच में संबंध क्या रखे गए? संबंध में पहला संबंध तो ये है कि केंद्र सरकार पूरे देश की सरकार होगी, राज्य सरकार सिर्फ राज्यों की होगी। केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी, राज्य सरकार ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी। केंद्र पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, राज्य सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य में किसी तरह का टकराव होगा तो केंद्र को ही शक्तिशाली माना जाएगा, और आपातकाल की स्थिति में केंद्र अपनी पावर तो यूज़ करेगी ही, राज्य की पावर को भी यूज़ करेगी। तो सब चीज़ों को देखते हुए क्या पता चलता है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया केंद्र राज्य संबंध में। फिर भी जब ये दोनों एक साथ काम कर रही हैं तो कौन कौन से विषय पर काम करती हैं? तो सबके विषय अलग अलग करने के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ, राज्य व समवर्ती सूची, जिन्हें इंग्लिश में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अब संघ सूची जो कि केंद्र की थी, तो उसमें सारे के सारे विषय केंद्र सरकार के थे। केंद्र सरकारी संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। और ये संघ सूची के विषय कौन से थे? तो सरकार के अकॉर्डिंग रखे गए, क्योंकि इनको केंद्र सरकार देख रही है, तो इसमें विषय भी सारे वही हैं जो केंद्र मतलब पूरे देश के लेवल के हो। जैसे कि विदेशी संबंध हो गए, विदेशी व्यापार हो गया, या फिर सेना सुरक्षा, ये सारे देश लेवल के जो विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए, और उन पर कानून कौन बना सकती थी? और बना सकती है केंद्र सरकार। राज्य के मामले जो भी हैं, जैसे एक राज्य के अंदर की ज़मीन, राज्य के अंदर की सिंचाई, राज्य के अंदर की कृषि, राज्य के अंदर का व्यापार, तो राज्य के अंदर के सारे मामले राज्य सरकार को दिए गए। राज्य सरकार इन पर कानून बना सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय भी थे जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, जैसे कि शिक्षा। तो ये जो समवर्ती सूची है, इसमें सारे ऐसे ही विषय रखे गए जिन पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य, दोनों ही कानून बना सकते थे। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य दोनों। अब अगर दोनों ही कानून बना सकती है तो दोनों में अगर टकराव हो जाएगा तो फिर क्या होगा? टकराव एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि राजस्थान का एक राज्य राजस्थान है, वहाँ की गवर्नमेंट ये कानून बनाती है कि हमारे यहाँ 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और वहीं केंद्र सरकार भी यह कानून बनाती है कि पूरे देश में 10 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अब दोनों ने शिक्षा के लिए कानून बना डाला, राजस्थान के बच्चों पर तो दोनों सरकार के कानून लागू हो रहे हैं, किसे माना जाए? तो टकराव की स्थिति होगी ना। तो इस स्थिति में कानून किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का, क्योंकि संविधान ने केंद्र को ही मजबूत बनाया है। चाहे वो कानून सही हो या गलत, लेकिन माना किसका जाएगा? केंद्र का। गलत का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के खिलाफ कुछ भी गलत बना दें, ऐसे में फिर लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं और सरकार गिर भी सकती है, मीन्स उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन माना केंद्र सरकार का ही जाएगा। तो ये है केंद्र राज्य के संबंध कि हर मामले में केंद्र ही शक्तिशाली है। फिर हमने देखा सूचियाँ, संघ, राज्य, समवर्ती, जिसमें संघ जो केंद्र के लिए है, राज्य जो राज्य सरकार के लिए है, और समवर्ती जो दोनों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था संविधान निर्माण के दौरान सारा काम, कि केंद्र राज्य को बनाया गया और स्थानीय शासन को अनुच्छेद 40 में रखा गया और केंद्र को हर मामले में शक्तिशाली बनाया गया। फिर ये स्थानीय शासन कब और कैसे आया हमारे देश में? आगे बढ़ते हैं। 1950 तक की कहानी को डिस्कस कर लिया। अब 7 साल बाद 1957 में क्या होता है कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये पहली बार एक त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम का सुझाव देती है गवर्नमेंट को कि आप स्थानीय शासन को अब बनाएं, और 3 लेवल का बनाएं। एक सबसे बड़ा लेवल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 3 तरह की पंचायतें। इसे कहते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। और ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रस्तावना सबसे पहले किसने रखी? तो इसको सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव तो आ गया। अब पहली पंचायत कब बनी हमारे देश में? तो पहली पंचायत बनी 2 अक्टूबर 1959 को।
2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ बनी थी? राजस्थान के नागौर ज़िले में। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। भारत की पहली पंचायत, स्वतंत्र भारत की पहली पंचायत कहाँ बनी? तो वो राजस्थान के नागौर ज़िले में बनी थी। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, स्थानीय शासन धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि 1959 में बलवंत राय मेहता समिति ने सजेशन दे दिया। फिर 1959 में पहली पंचायत भी बन गई राजस्थान में। फिर उसको देख करके आंध्र प्रदेश ने भी बना डाली। धीरे धीरे सब बनाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। मतलब राज्य सरकार अपने स्तर पर बना रही है, लेकिन संविधान में अभी तक इनको लिखा नहीं गया है, कानून नहीं बनाया गया है। संविधान में पहली बार इनको कब लाया गया, वो है अगला टॉपिक हमारा। 1992 में। 1992 में पहली बार स्थानीय शासन के लिए संविधान संशोधन किया गया। एक 73वां, एक 74वां। 2 संशोधन क्यों किए गए? क्योंकि 73वां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था और 74वां स्थानीय। ग्रामीण मतलब पंचायती राज बनाना है तो गांव में तो पंचायतें बन जाती है, हर गांव की अपनी अपनी पंचायत, फिर उसके बड़े लेवल की, फिर उसके बड़े लेवल की। लेकिन शहरों में तो पंचायत नहीं बन सकती ना, शहर तो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ये नहीं कि ये इतना गांव है, इतना गांव है, पूरा का पूरा शहर है। तो वहाँ शहरों को गांव के जितने लगभग एरिया में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं वार्ड। तो शहरों में वार्ड लेवल पर पंचायतें बनाई गई, जिनको नगर पंचायत कहा गया, और गांव में तो गांव के लेवल पर ही बनाई गई, जिसे ग्राम पंचायत कहा गया। तो गांव के पूरे स्थानीय शासन को कहाँ लिखा गया? 73वें संशोधन में। शहरों के पूरे स्थानीय शासन को कहाँ रखा गया? 74वें संशोधन में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं कि हमारे देश में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में पास किया गया, और लागू कब किया गया? 1993 में। फिर 73वां संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय शासन से जुड़ा है। 74वां संशोधन किससे जुड़ा है? तो नगरीय क्षेत्रों के स्थानीय शासन से जुड़ा है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक और पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स विकेंद्रीकरण। तो ये विकेंद्रीकरण क्या था? विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि हमने 73वें और 74वें संशोधन में जो देखा कि स्थानीय शासन बनाए गए, तो स्थानीय शासन का मतलब है एक गांव के लोग खुद ही अपने गांव पर शासन करें। अब खुद ही शासन करेंगे तो क्या शासन करेंगे? वो अपने यहाँ सड़कें बनवाएंगे, स्कूल्स बनवाएंगे। जो सरपंच है उसके हाथ में ये पूरी पावर है। तो ये सारे कामकाज उनको देना, उसके लिए उनको बजट देना, ये मतलब सत्ता का बंटवारा हो रहा है। और ये कौन दे रहा है इनको? राज्य सरकार। तो जब राज्य सरकार अपने स्थानीय शासन को वहाँ के कुछ विषयों पर काम करने के लिए देती है, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का बंटवारा कहते हैं। फिर इसके बाद हम अगली स्लाइड में 73वें और 74वें संशोधन को एक डायग्राम में कम्प्लीटली समझेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए, किस तरीके से गांव के स्थानीय शासन को बनाया गया और किस तरीके से नगरीय स्थानीय शासन को बनाया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि गांव और शहरों के स्थानीय शासन के लिए किया गया, उसके अंदर क्या क्या था उसको देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि संविधान निर्माण के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारें तो पहले से ही बना दी गई थी। अब जो तीसरा लेवल है स्थानीय शासन, वो अब जाकर के 1993 में जाके लग रहा है। किसके द्वारा? एक तो 73वें संशोधन से गांव के स्थानीय शासन द्वारा और 74वें संशोधन से नगरीय स्थानीय शासन द्वारा। तो अब ये 73वां और 74वां संशोधन, इनके अंदर क्या क्या था, कौन कौन से विशेषताएं थी, वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो 73वां संशोधन जो कि आपको पता होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, उसमें पहली विशेषता थी त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहले इसमें त्रिस्तरीय पंचायतें बनाई गई, मतलब 3 स्तर की पंचायतें। सबसे बड़ा जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें जिला परिषद थी। फिर जिले से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल से छोटा होता है ब्लॉक, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत, जिसे पंचायत समिति, प्रखंड, खंड, तालुका, तहसील इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। फिर तीसरा और सबसे छोटा लेवल था ग्राम पंचायत, जो कि एक गांव लेवल की थी। तो ये 3 लेवल की पंचायतें बनाई गई ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए। वहीं अगर हम बात करें नगरीय स्थानीय शासन की, तो वहाँ भी 3 लेवल बनाए गए, लेकिन यहाँ तो गांव है ही नहीं, तो किस लेवल पर, किस बेस पर बनाया जाए? तो यहाँ गांव के लगभग जो एरिया होता है
उसको वार्ड माना जाता है। तो यहाँ वार्ड्स बनाए गए। तो अब एक वार्ड में एक नगर पंचायत, जो कि यहाँ का सबसे छोटा लेवल था। फिर वार्ड के बाद छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल, बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिंदी में नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल को हिंदी में नगर पालिका, सिटी काउंसिल को हिंदी में नगर पंचायत कहते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सा वार्ड रहेगा, कौन सा छोटा शहर, कौन सा बड़ा शहर? तो जनसंख्या के आधार पर 50,000 तक की जनसंख्या वाले एरियाज़ को वार्ड, मतलब कि ऐसे नगर जो अभी अभी गांव से नगर बने हैं, उनमें रखा गया और उनमें नगर पंचायत का चुनाव होने लगा। 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले एरियाज़ को छोटे शहर माना गया और वहाँ म्यूनिसिपल काउंसिल मतलब नगर पालिका को रखा गया। 1 लाख और उससे ज़्यादा वाली जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बड़े शहर माना गया और वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम को रखा गया। इस तरीके से इनमें जो व्यक्ति चुन करके आते थे उनको काउंसलर कहा जाता था और पंचायतों में जो चुन करके आते थे उन्हें सरपंच कहा जाता था। ऊपरी 2 क्षेत्रों के जो अध्यक्ष होते थे उनको राज्य सरकार खुद से अपॉइंट करती थी। ये इनके सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते थे। फिर इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो सब दोनों में सेम है। इलेक्शन, टेन्योर मीन्स कार्यकाल, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, सब्जेक्ट मतलब विषय, सब दोनों में सेम है। इसीलिए हम एक साथ पढ़ लेते हैं, दोनों में वही सेम थे। चुनाव दोनों ही, चाहे नगरीय स्थानीय शासन हो चाहे ग्रामीण स्थानीय शासन हो, दोनों में चुनाव करवाता था राज्य चुनाव आयोग। राज्य, ये ध्यान रखना है, स्थानीय शासन की पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट्स को, राज्य सरकारों को। राज्य सरकार ही चुनाव करवाएगी, सारा कामकाज राज्य सरकार ही देखेगी। तो इसलिए इनके अलग चुनाव करवाने के लिए एक अलग राज्य चुनाव आयोग बनाया गया जो सरपंच और काउंसलर का चुनाव करवाता है। और देश का चुनाव आयोग वो अलग है, ध्यान रखना है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि देश में केंद्र और विधानसभा के इलेक्शन करवाता है। तो ये तो होगी चुनाव की बात। अगला है कार्यकाल। तो कार्यकाल 5 साल का ही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जो भी सरपंच या काउंसलर चुने जाते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला है आरक्षण। आरक्षण, महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण मिला है और SC और ST वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग मिला है। अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा, कम है तो कम। अगला है विषय। तो ये जो स्थानीय शासन के चुनाव हो रहे हैं, सरपंच और काउंसलर चुने जा रहे हैं, ये कौन से विषय पर काम करेंगे? तो इनके विषय जैसे कि सफाई करना, हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल्स खुलवाना, पार्क्स बनवाना, सड़कें बनवाना, इस तरह के कई विषय हैं। ये इनको कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी इनको राज्य सरकार ही देती है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही है। तो राज्य सरकार ही इनको विषय भी देती है। राज्य सूची में से विषयों को निकाल करके स्थानीय शासन के विषयों के लिए अलग सूची बनाई गई है, 11वीं अनुसूची। तो ये ध्यान रखना है, स्थानीय शासन के विषय कौन से हैं? 11वीं अनुसूची में। कहाँ से लिए जाते हैं? राज्य सूची से। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। अब आप टेस्ट के लिए पेन पेपर ले लें और इस टेस्ट में आपको 10 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे। आप सबके आंसर के सामने उनका ऑप्शन नोट कर लें और लास्ट में रिजल्ट दिया जाएगा, उसके साथ मिला लें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? आपका टाइम स्टार्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, केंद्र सरकार के विषयों के लिए कौन सी सूची बनाई गई है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? थर्ड क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र व राज्य दोनों? फोर्थ क्वेश्चन, संविधान निर्माण के दौरान स्थानीय शासन को कौन से अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 2, 15 या अनुच्छेद 40? फिफ्थ क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज को पहली बार किस समिति ने प्रस्तावित किया? कोठारी, पंचायत या बलवंत राय मेहता समिति? सिक्स्थ क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली पंचायत कहाँ बनी?
दिल्ली, नागौर या आगरा? 8th क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किस क्षेत्र से जुड़ा है? ग्रामीण, नगरीय या धार्मिक क्षेत्र से? एट्थ क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किस क्षेत्र से जुड़ा है? ग्रामीण, नगरीय या धार्मिक? 9th क्वेश्चन, स्थानीय शासन के विषय कहाँ से लिए गए हैं? संघ, राज्य या समवर्ती सूची से? 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, स्थानीय शासन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? अब आप रिजल्ट से अपने आंसर्स को मैच करें। ये रहा रिजल्ट, और अगर आपका रिजल्ट 6+ आता है तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, नहीं तो समझने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।